फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, किडनैपर राजू को बोला जमीन बेचो, जायदाद बेचो, कुछ भी करो, और हाँ, ज़्यादा चालाकी मत करना, पुलिस नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में। अब आगे अपहरणकर्ता का फोन कट होने के बाद राजू वहीं बैठक में पड़े तख्त पर बैठ गया और अपने सर पर हाथ रख लिया। पास खड़े उसके पापा, ससुर जी और अन्य लोगों ने राजू को घेर लिया। पापा जी बेचैन होकर बोले, क्या कहा किडनैपर ने बेटा, कुछ तो बताओ। राजू ने सारी बात बता दी। तब पापा जी बोले, बेटा पैसों का मुंह मत देखो, जाकर बच्चों को छुड़ा लाओ। तभी मीनल के पापा बोले, लेकिन भाई साहब, यह लोग इतने सीधे नहीं होते हैं कि आपने पैसे दिए और उन्होंने बच्चे आपको सौंप दिए। मुझे तो लगता है पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उनकी सहायता से ही उनके पास जाना चाहिए। यह सुनकर राजू के पापा भड़क कर बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पुलिस को हमने जानकारी दी है, यह जानते ही वो किडनैपर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं पापा, पुलिस को जानकारी देना ही ठीक है। यह किडनैपर पैसा लेकर भी हमारे साथ बदमाशी कर सकते हैं। अगर पुलिस साथ होगी तो हमारी सहायता कर सकेगी। पुलिस इन बदमाशों का ठिकाना जानने में हमारी मदद कर सकती है, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राजू बोला। राजू ने पुलिस में बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को उसने सारी जानकारी दी। दूसरी तरफ पलक के मुंह की पट्टी अब उस बदमाश ने खोल दी थी। पट्टी खुलते ही उसने पानी मांगा। पानी दे दे से कमरे के बाहर से किसी की आवाज आई। वह आदमी दरवाजे की तरफ पलट कर देखा और बोला, अरे निमित भैया, इन बच्चों ने मुसीबत कर रखी है, कुछ और उपाय निकाल लेते पैसे कमाने के। इन बच्चों को उठाने से तो मेरी मुसीबत बढ़ ही गई है। कमरे में दाखिल होता हुआ निमित बोला, यह बच्चे नहीं है, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। समझा तू, पूरी जिंदगी कोई भी काम करके तू इतना नहीं कमा पाएगा जो इनका बाप इनके बदले में दे देगा। कहकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वह तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यह छोटे वाला इतना शोर मचाता है, कहीं भंडा फोड़ हो गया तो, बाहर किसी को पता चल गया तो। इसको नहीं उठाना चाहिए था, पैसा तो इसी लड़के के बदले में मिलेगा, लेकिन इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। निमित का साथी बोला, इसका आसान सा उपाय है, इस छोकरी को खोल दे, यह संभालेगी अपने भाई को, इसे लाने का यही फायदा है। निमित ने कहा, ये छोटी सी बच्ची संभालेगी। उस आदमी ने आश्चर्य जताया, हाँ, यही संभालेगी, यह बच्चा इसे पहचानता है, और वैसे भी लड़कियों को कुदरती हुनर मिला होता है बच्चे संभालने का। निमित बोला, लेकिन यह कम पटाखा नहीं है निमित भैया, मुंह खोलते ही इसकी जबान चलनी शुरू हो जाती है, इतने सवाल करती है ये बाबा। कहते हुए वह आदमी अपने कान पकड़ने लगा। इस पर निमित हंसा और बोला, तेरे बस का कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ, लड़की को खोल दे, यही चुप रखेगी अपने भाई को, और इस लड़की के लिए तो मैं हूँ ही यहाँ चौकीदारी करने के लिए। कल तक इनका बाप पैसे लेकर आ जाएगा, वह खुद ही पैसे देने के लिए छटपटा रहा होगा। उसके पास दिमाग तो है नहीं, दिल से सोचता है वह, इसीलिए जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी हमें इन बच्चों से। उसके बाद पलक को खोल दिया गया। वह अपने भाई को खुद से चिपका कर बैठ गई। अंकल, मेरे भाई को भूख लगी है, दूध दे दो ना इसे। यह सुनकर वह आदमी उसे घूरने लगा। चुप, कोई दूध वूध नहीं है यहाँ पर। इस पर निमित ने उसे डांटा, दूध लेकर आ, बच्चा बिना दूध के शोर मचाएगा। वह आदमी बाहर गया और कुछ देर बाद दूध का इंतजाम कर लाया। पलक भाई की देखभाल करते समय अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। बीच बीच में अपनी माँ को याद कर उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। अपने भाई की ओर देखते हुए वह आंसू पोंछ ले रही थी। उसका दिल वहां से भाग निकलने को कह रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी और वह अनजान जगह पर थी, तो उसमें भागने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। इस बात की समझ उसके नन्हे दिमाग में थी, शायद परिस्थितियों के कारण ऐसा था, इसलिए जैसे तैसे उसने रात काटी। उधर पुलिस ने जिस नंबर से अपहरणकर्ताओं का फोन आया था उसको ट्रेस किया। उससे इतना ही पता चल सका कि बच्चे पास के ही गांव में हैं। वह बदमाश उन्हें ज्यादा दूर नहीं ले गए हैं, क्योंकि किडनैपर ने अपने फोन से कॉल नहीं किया था, इसीलिए उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका था। पुलिस और राजू दोनों ही रात भर बच्चों की तलाश में लगे रहे। रात भर तो निमित और उसके साथी भी जागे, लेकिन सवेरा होने लगा तो उन दोनों की आंख लग गई। पलक पहले तो भाई को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन डर भी रही थी। भाई के साथ वह भाग नहीं पाई, और यह दोनों जाग गए तो आसानी से पकड़ी जाएगी। पलक एक तेज दिमाग लड़की थी,
वह पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। पिछले साल ही उसके मामा ने उसके नज़दीक के शहर में बड़े स्कूल में दाखिला करवाया था। वहाँ वह बस से जाया करती थी। आजकल के बच्चों की तरह ही पलक भी मोबाइल चलाना जानती थी। उसे निमित के पास रखा मोबाइल दिख गया। उसने धीरे से उसका मोबाइल लिया और मीनल का नंबर डायल कर दिया। पलक को अपनी माँ का नंबर याद था, क्योंकि रोजाना वह उसे फोन जरूर मिलाती थी। फोन की घंटी बजी। फोन राजू के पास था। पलक धीरे से बोली, हेलो मम्मा। उधर से राजू बोला, हेलो, मैं पलक। पलक की आवाज सुनते ही राजू एकदम से चौकन्ना हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, हाँ पलक बेटा, बोल बोल, कहाँ है तू बेटा? पता नहीं मुझे, आप बचा लो हमें, कहकर वह सुबकने लगी। तभी निमित के हल्का सा हिलने से कुछ हलचल हुई तो घबराकर उसने फोन कट कर दिया और चुपके से मोबाइल वहां से उठाया था वहीं रख दिया। डर के मारे चुपचाप जाकर अपने भाई के पास बैठ गई, जो कि अभी सो रहा था। राजू ने पलक के फोन कॉल के विषय में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस कॉल डिटेल के हिसाब से लोकेशन का पता लगाने लगी। थोड़ी ही देर में एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। घर में सबको पता चला तो एक उम्मीद जागी और सबके चेहरे पर थोड़ी चमक आई। राजू ने पुलिस के साथ चलने की इच्छा जाहिर की। पलक के मामा के दोस्त ने राजू से अपनी जीप में से चलने का आग्रह किया, जो कि वह मान गया। राजू, पलक के मामा और उसका दोस्त जीप पर सवार हो गए और पुलिस अपनी जीप में बच्चों को छुड़ाने चल पड़े। दूसरी तरफ निमित ने अपने साथी से बच्चों का नाश्ता बनाकर देने का आदेश दिया और खुद राजू को फिरौती की कॉल के लिए किसी अन्य सिम कार्ड का जुगाड़ करने चला गया। इधर पलक भी कम नहीं थी। वह निमित के साथी को अपनी बातों से परेशान कर रही थी, जिससे वह बहुत तंग होने लगा। उसने चिढ़ते हुए नाश्ता बनाकर उसके आगे किया, यह ल छोकरी, यह रोटी सब्जी खा और अपने भाई को भी खिला और दोनों मुंह बंद करके बैठ जाओ, कुछ बोले ना तो। यह कहकर उसने थप्पड़ का इशारा दिखाया। पलक ने थोड़ा सा खाया तो मुंह बनाते हुए बोली, फीका फीका ना खाऊं मैं तो, जो है चुपचाप खा ले, यहाँ तेरी खातिरदारी करने को नहीं लाए हैं हम तुझे, थोड़ी लाल मिर्च डालो ना इसमें। यह सुनकर वह आदमी आश्चर्य से बोला, जरा सी छोकरी लाल मिर्च खाएगी? वहाँ जाकर खुद ले ले, वहाँ पुड़िया में रखी है। निमित भैया बिना खुद तो इधर उधर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ फंसा दिया। पलक बेचारा सा मुंह बनाकर मिर्च ले आई और सब्जी में डालने लगी। तभी अचानक वह पुड़िया हाथ में दबाए हुए उठी और फुर्ती से उस आदमी की ओर करके पुड़िया में फूंक मारी। अचानक हुए इस हमले से वह आदमी तिलमिला उठा। उसने पलक पर हमला करना चाहा, लेकिन आंखों की जलन के कारण वह नहीं कर सका। पलक ने भी पास पड़े सारे मसाले उनके मुंह में मल दिए और अपने भाई को उठाया और अपनी कमर में उसकी टांगे फंसाकर एक हाथ से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से वहां से भागी। वह आदमी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे भागता जानकर पीछा करने को हुआ और दीवार से टकराकर चोटिल हो गया। पलक जी जान लगाकर वहां से भागकर बाहर आई। भागते भागते वह कुछ दूरी पर आ गई थी। अपहरणकर्ताओं के ठिकाने से दूर वह सड़क की तरफ आ गई थी, लेकिन तब तक निमित को उस आदमी ने सूचित कर दिया था। पलक अपहरणकर्ताओं के ठिकाने से कुछ दूर ही पहुंची थी। निमित के साथी ने निमित को सूचित कर दिया था, क्योंकि उस समय वह उस ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह तुरंत वहां पहुंचा। पलक के पीछे दौड़ पड़ा। चंद मिनट में ही वह उसके नजदीक पहुंच गया। पलक वहां से भाग तो निकली थी, लेकिन उसके नन्हे कदम नंगे पांव संभाल ना सके, क्योंकि वह छोटे भाई को भी पकड़े हुए थी। पीछे से निमित को आता देखकर वह घबराकर गिर पड़ी। निमित उसे लपककर पकड़ने लगा। तभी एक जीप पलक के आगे आकर रुकी। निमित जीप को देखकर ठिठका और ऊपर सिर उठाकर देखा तो सामने जीप में राजू था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह हड़बड़ाकर वहां से तेजी से भागा। राजू ने फुर्ती से लपककर बच्चों को जीप में बैठाया। पलक के मामा ने रुद्र को गोद में से ले लिया और उसके दोस्त ने पलक को अपने पास बैठा लिया। राजू ने तुरंत ही जीप निमित के पीछे दौड़ा दी। पीछे से पुलिस की जीप भी उनके साथ तेजी से हो ली। निमित ज्यादा दूर न जा सका और राजू ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने भी उसके दूसरे साथी को उसके ठिकाने से पकड़ लिया। राजू ने निमित की खूब पिटाई की। वह शायद उसे मार ही डालता, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। उन्होंने राजू से कहा, इसे हमें सौंप दीजिए, इसके किए की सजा इसे कानून देगा। राजू ने निमित का कॉलर पकड़े हुए कहा, ठीक है दरोगा जी, लेकिन मुझे सिर्फ इससे यह जान लेने दीजिए कि इसने यह घिनौनी हरकत क्यों की। फिर निमित की कॉलर पकड़कर धकियाते हुए बोला,
बोल क्यों किया तूने ऐसा? दोस्त था ना तू तो मेरा, यह सिला दिया बचपन की दोस्ती का। इतनी गिरी हरकत तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। हम साथ में बड़े हुए, साथ में खाए, पढ़े लिखे, सब कुछ साथ में किया। इतना कहकर उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर बोला, पहले मेरी शादीशुदा जिंदगी में काम्या के जरिए जहर बोने की कोशिश की तूने, उससे भी जी नहीं भरा तो मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। क्यों किया तूने यह सब? बोल निमित। तभी निमित जो इतनी देर से चुप था चीख कर बोला, हाँ किया है मैंने यह घिनौना अपराध, क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुझसे बचपन से ही, हमेशा सबने, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी हर बात में मेरी तुलना तुझसे की। स्कूल में पढ़ाई में भी मेहनत मैं भी करता था, लेकिन अच्छे नंबर हमेशा तेरे आते तो मास्टर जी भी तेरा उदाहरण देने लगते। जमीन जायदाद दोनों के पास थी, लेकिन मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया। फसल का नुकसान होता गया और मैं कर्ज में आता चला गया। मेरी सब जमीन बिकती चली गई। दूसरी तरफ तू, तेरी अच्छी नौकरी लग गई, पैसों की कोई कमी नहीं थी तो जमीन भी बढ़ती चली गई। घर वाले तेरे नाम के ताने दे देकर मेरा जीना दुश्वार करते रहते। तेरी शादी टूटी तो मुझे दिल से खुशी हुई, लेकिन तू किस्मत का हमेशा सिकंदर रहा। तुझे मीनल भाभी के रूप में फिर से इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया। मैं दूसरे तरीकों से पैसा कमाना चाहता था तो भी तू अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने बीच में आ जाता हमेशा। इसलिए मैंने तय किया कि जब तू बर्बाद हो जाएगा तब देखूंगा कि तू तब कितना आदर्शवादी रह पाएगा। यह सब बोलते समय निमित की आंखें गुस्से से लाल थी और राजू की आंखें आश्चर्यचकित सी थी। राजू ने कहा, यह सब तेरे देखने का नजरिया है। तुझे मेरे हिस्से के सिर्फ सुख दिखे, दुख नहीं। तूने अपने कमियों और गलतियों को नसीब का नाम दिया बजाय उन्हें सुधारने की। अगर गलती सुधारता तो आज तेरी जमीन बिकती नहीं। कितना भी हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी तर्क संगत नहीं हो सकता। तब निमित बोला, मैंने बच्चे उठाए जरूर, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है, उनको तकलीफ नहीं दी मैंने। तभी बीच में दरोगा जी बोले, हाँ तो उसी तरह हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, चलो। और धकियाते हुए से जीप में ले गए जिसमें उसका साथी पहले से ही बैठा हुआ था। फिर दरोगा जी ने राजू से कहा, बच्चे बहुत डरे सहमे और परेशान हैं, आप इन्हें लेकर सीधा घर जाइए। जो भी आपसे कानूनी औपचारिकता पूरी करवानी है वह आप बाद में थाने आकर पूरा कर दीजिएगा। राजू ने उनका धन्यवाद किया और जीप में बैठ गया। उसने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया। पलक उसके सीने से लगी थी, लेकिन सिर उठाकर उसका मुंह भी देख रही थी। उसने राजू का यह रूप कभी नहीं देखा था। बच्चों को लेकर जैसे ही वह घर पहुंचा, वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। नाना नानी, दादा दादी, नाते रिश्तेदार सब बच्चों को देखने के लिए उतावले होने लगे, लेकिन राजू ने गोद में लिए सीधा मीनल के पास जा पहुंचा। अब वह भी बेहोश थी। राजू ने रूंधे गले से आवाज दी, मीनल देख, तेरे दिल के टुकड़े ले आया हूँ मैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।